SCS ऑनलाइन एटो में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोगों को सिपाही की मौत पाठ के बारे में बताएंगे। यदि इस पाठ को आप लोग शुरू से आखिरी तक देख लें तो आपका एक भी आज के बाद ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा और बहुत अच्छा ढंग से इसको आप आज समझ लीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। यदि हम सिपाही की माँ पाठ के बारे में चर्चा करें तो सिपाही की माँ यह जो पाठ है यह एक अंकी है। यह क्या है? एक अंकी। सिपाही की माँ पाठ के लेखक है मोहन राकेश। सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ है। 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ है। निधन जो इसका हुआ है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। जन्म स्थल जहाँ की जन्म हुआ था इसका, उस स्थल का नाम है जंडी वाली गली। जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। उसके बाद बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। बचपन समझते हैं ना, छोटा सा उम्र में जो इसका नाम था प्रारंभिक समय में वह था मदन मोहन गुगलानी। उसके बाद माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से वकील थे। पेशे से क्या थे? वकील थे। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, मोहन राकेश के पिताजी पेशे से क्या थे? वकील थे। पेशे जानते हैं ना, रोजगार। मतलब यह कि उनके पिताजी वकील का काम करते थे। उसके बाद प्रमुख कृतियां, हालांकि सब कृति हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आपको वह लिखे हैं। इंसान के खंडहर, उसके बाद नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, फौलाद का आकाश इत्यादि। अब आपको इस पात्र परिचय के बारे में बताते हैं। इस पात्र परिचय में हम जो नाम लिखे हैं इसके बारे में यदि आप समझ गए तो हम कह सकते हैं यह जो एक अंकी आपको बताएंगे सिपाही की माँ, इसको आप बहुत सुंदर ढंग से सीख लीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए। बिस्नी एक औरत थी और यह गांव घर के रहने वाली औरत थी। और गांव घर के जो औरत होते हैं वह प्रायः अनपढ़ और शिक्षित ही होते हैं। तो उसी तरह से बिस्नी एक अनपढ़ और शिक्षित गांव घर की रहने वाली औरत थी। बिस्नी के पुत्र का नाम मानक था। बिस्नी के पुत्र का नाम क्या था? मानक था। उसके बाद बिस्नी की एक पुत्री थी जिसका नाम है मुन्नी। जिसका नाम क्या है? मुन्नी। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो चुकी थी। कितना वर्ष? 14 वर्ष। और इनका विवाह करने के लिए घर में एक भी रुपया पैसा नहीं थे, जिसके कारण न चाहते हुए बिस्नी को अपने पुत्र मानक को युद्ध में भेजना पड़ा था। मतलब यह कि बिस्नी नहीं चाहते थे कि मानक युद्ध में जाए और पैसा जमा करे, लेकिन क्या करते बिस्नी? इसके अलावा और कोई रास्ता ही इनको नहीं दिखाई दे रहे थे। इनके अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए बिस्नी अपने पुत्र को कहाँ भेज दिया? युद्ध पर भेज दिया, ताकि वहां से जो भी रुपया पैसा भेजे उससे घर चलाने के साथ साथ हम मुन्नी का भी शादी विवाह करा सके। तो बिस्नी के पुत्र का नाम मानक है। उसके बाद बिस्नी के पुत्री का नाम मुन्नी है। फिर जो लिखे हैं कुंती। कुंती बिस्नी की पड़ोसी है। कुंती बिस्नी की पड़ोसी है, जो अक्सर करके बिस्नी के पास आकर बैठकर कुछ बात विचार किया करते हैं। मतलब यह कि कुंती बीच बीच में दिन में किसके पास आ जाती थी बैठने के लिए? बिस्नी के पास। उसके बाद दीनू भी इसी के गांव का रहने वाला है। चौधरी भी इसी के गांव का रहने वाला है। चौधरी के बारे में बताते हैं। चौधरी प्रायः देश विदेश का खबर बहुत एक दूसरे को सुनाया करते थे। बहुत लोग विश्वास भी कर लेते थे और कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे। आप भी देखे होंगे
कुछ आपके गांव समाज में ऐसा लोग मिल सकता है जो लंबा लंबा डिंग हंकेगा और लगेगा कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक विद्वान यही है। तो ध्यान दीजिए, उसी तरह से चौधरी साहब थोड़ा दूर दूर का खबर सभी को सुनाया करते थे और जिसके कारण से बहुत लोग इसका खबर सुनना पसंद करते थे। और इसी पाठ में है लड़की 1 और लड़की 2। हालांकि इसका नाम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक लड़की और 2 लड़की हम लिखे हैं क्योंकि पाठ में ही था। उसके बाद सिपाही, जिस प्रकार मानक एक सिपाही बनकर युद्ध में लड़ने जाता है, इसलिए युद्ध में लड़ने जाता है ताकि अपने बहन के हाथ को पीला कर सके, मतलब यह कि अपने बहन का शादी विवाह करवा सके और अपने घर को चला सके। ठीक उसी तरह से एक और सिपाही इसी पाठ में है जो कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए कुछ रुपये के खातिर युद्ध में लड़ने आए हैं और मानक अंग्रेज के तरफ से लड़ रहे थे जबकि सिपाही जापान के तरफ से। मतलब यह मानक अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और सिपाही जापानी सैनिकों का साथ दे रहे थे। दोनों एक तरह से एक दूसरे का दुश्मन था। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। किस विश्व युद्ध की बात? द्वितीय विश्व युद्ध की बात। द्वितीय विश्व युद्ध में मानक अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे और सिपाही जापान की ओर से लड़ रहे थे। तो अब शायद आपको थोड़ा बहुत पाठ का परिचय समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सुनिए। बिस्नी के पुत्र का नाम क्या है? मानक है। बिस्नी के पुत्री का नाम मुन्नी। मुन्नी की उम्र क्या है? 14 वर्ष। बिस्नी की पड़ोसी कौन थी? कुंती। बिस्नी के गांव के रहने वाले कौन थे? कुंती, दीनू, चौधरी। उसके बाद लड़की 1 लड़की 2 जो बर्मा से भागकर बिस्नी के गांव आई थी और घर घर जाकर दाल चावल इत्यादि मंगा करती थी। तो अब आपको इससे आगे बताते हैं। अभी जो हम लिखे हैं सिपाही की माँ, यह क्या है? एक एकांकी है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। और यदि इस एकांकी को आप ध्यान पूर्वक सुन लिए तो आपको लगेगा क्या यह एक अजब गजब का वाक्य है, अर्थात घटना है। अब आपको विस्तार से इस पाठ के बारे में बताते हैं। मुन्नी और बिस्नी दोनों बेचैन है। मुन्नी और बिस्नी दोनों बेचैन है। जरा सा भी घर में मुन्नी और बिस्नी को मन नहीं लग रही है। कारण यह कि मानक का पत्र कई दिनों से नहीं मिले हैं। पहले मानक 15-15 दिनों में पत्र लिख करके भेज देते थे, लेकिन अभी कई महीने बीत चुके हैं लेकिन एक भी पत्र मानक का बिस्नी को नहीं मिले हैं, जिसके कारण मुन्नी और बिस्नी दोनों बहुत उदास रहने लगी है। खैर फिर मंगलवार का दिन आया तो मुन्नी को जैसे लगा कि बैलगाड़ी आ रहे हैं, घर घर आवाज होते थे, तो मुन्नी दौड़ करके गेट पर जाती है, दरवाजे पर। वहां पर गया, पता चला कि बैलगाड़ी वहां पर नहीं रुके, वह आगे ही जाते रह गए। इससे यह पता चल गया कि इस बार भी मेरा भैया मानक का पत्र नहीं आया है। जब वह मुन्नी बेचारी निराश होकर घर आई तो फिर उनके माँ बिस्नी ने पूछा, क्या आज भी पत्र नहीं आया? बोला कि नहीं माँ। तो बहुत उदास हो गई बेचारी बिस्नी भी। तो बिस्नी यह सोचने लगी और सोचते हुए कहने लगी कि पता नहीं कोई पत्र को रास्ते में फेंक देते हैं कि क्या करते हैं, पता नहीं। पहले तो 15-15 दिनों में ही पत्र लिख करके भेज देते थे मानक पर। इधर तो बहुत दिन बीत चुके हैं, एक भी पत्र नहीं मिले हैं। तो इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मंगलवार को मानक का पत्र आते थे, पर कई दिन हो चुका है, इस बार पत्र नहीं मिला है। तो अभी हम बता रहे थे बिस्नी के बारे में। बिस्नी कह रही थी पता नहीं क्या करते हैं लाने वाले डाकिये सब,
हो सकता है रास्ते में ही फेंक देता होगा। तो फिर मुन्नी उसी जगह पर बोलती है कि माँ, बर्मा कितनी दूर है घर से, बर्मा कितनी दूर है घर से। इसलिए पूछते हैं माँ से क्योंकि एक पत्र जब आया था तो उसमें लिखा था कि हम बर्मा जा रहे हैं युद्ध पर। कहाँ जा रहे हैं? बर्मा। तो इसलिए मुन्नी अपने माँ से पूछती है कि बर्मा अपने घर से कितने दूर है। तो बिस्नी कहती है कि चौधरी जी बोल रहे थे, बिस्नी कहती है कि चौधरी जी बोल रहे थे कि घर से करीब 100 कोस दूर है। घर से करीब कितना दूर? 100 कोस दूर। कोस समझते हैं ना? एक कोस में 1.5 किलोमीटर होता है। एक कोस में 1.5 किलोमीटर। तो सोच लीजिए 100 कोस में कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। तो उसी जगह पर मुन्नी कहती है कि चौधरी साहब ही बोल रहे थे कि बर्मा जाने के लिए गाड़ी मोटर नहीं मिलते हैं। बर्मा जाने के लिए गाड़ी मोटर नहीं मिलते। वहाँ जिसको भी जाना होता है वह पानी वाला जहाज से ही जाते हैं, पानी वाला जहाज से ही जाते हैं। हो सकता है मेरे भैया का जो चिट्ठी वाला नाव होगा, जहाज होगा, वह पानी में ही डूब गया होगा। तो उतने में ही बिस्नी बोलती है, नहीं बेटी, ऐसी बोनी नहीं बोलो, क्यों यह अपशगुन वाली बात बोलते हो। मतलब यह कि अपने बेटी को समझाते हुए यह कहने का प्रयास किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर उसी समय कुंती भी आ जाती है उस जगह पर। कौन? कुंती। तो जब मुन्नी और बिस्नी आपस में बात कर रही थी उसी समय कुंती आ जाती है और कुंती पूछती है कि क्या आज भी मोनक का पत्र नहीं मिला। तो वह बेचारी बिस्नी बहुत बहुत उदास होकर कहती है, नहीं कुंती, आज भी मोनक का पत्र नहीं आया, पता नहीं कब मिलेगा पत्र। पहले तो ऐसा नहीं होते थे, पहले 15-15 दिनों में ही पत्र भेज देते थे, पर इस बार तो बहुत समय हो गया है। तो कुंती बिस्नी को कहती है कि मुन्नी के लिए आप कहीं लड़का उड़का खोज रहे हैं या नहीं। तो कहा कि क्या करें, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि मेरा पुत्र मानक घर में तो है ही नहीं। और आजकल तो आपको पता ही है कि बिना पैसे का कहीं लड़का मिलता नहीं है। आजकल लड़के वालों का हाथ बहुत लंबा लंबा हो गया है। मतलब यह कि यह इशारे हमें बताने का प्रयास किया। आजकल के लोग जो हैं वह अधिक से अधिक दहेज मांगते हैं और दहेज के लिए मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, हम क्या करें। जब तक मानक नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुंती उसी समय कहती है कि आप ही सोचिए, इसका उम्र 14 वर्ष हो गई है। कितना? 14 वर्ष हो गई है। और बाकी बात, उधर बैसाख में धन्नो भी जाने वाली है ससुराल। उधर बैसाख में धन्नो भी जाने वाली है। कौन? धन्नो अपने ससुराल जाने वाली है और उसका उम्र 13 वर्ष है। कितना वर्ष? 13 वर्ष। पर मुन्नी कितने वर्ष की हो गई है? 14 वर्ष की। तो कुंती कहती है कि आपको यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बता दीजिए, हम मुन्नी के लिए एक सुंदर सा लड़का खोजेंगे। कहा कि नहीं, पहले मानक को आने दीजिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे, क्योंकि पैसा रहने पर तो बहुत मिल जाता है और पैसा नहीं रहने पर कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह से बात चल ही रहे थे। किनके बीच? बिस्नी और कुंती के बीच। उसी जगह पर बेचारी मुन्नी भी बैठकर सुन रही थी बातें। बिस्नी, मुन्नी, कुंती जब आपस में बात विचार कर रही थी तो उसी समय गांव का जो एक दीनू नाम का आदमी था, यह कुम्हार था, पेशे से क्या था? कुम्हार था। यह कुम्हार था। यह दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए आने के कारण से हाँफ भी रहे हैं। हाँफते हुए कहते हैं कि मुन्नी की माँ कहाँ हो, आज तो हद हो गई। तो बिस्नी कहती है, किस बात की हद हो गई? तो दीनू कहते हैं, क्या बताएं बिस्नी की माँ, आज गांव में 2 जवान छोकरियां आई हैं। आज गांव में 2 जवान छोकरियां आई है। देखने में मेमो की तरह लगती है। वह हिट फिट कपड़ा पहनकर
घर घर जाकर के आटा दाल मांग रही है और उसका रंग काली कलुटी है। इतना उम्र बीत गया मेरा, आज तक कभी ऐसा दृश्य नहीं देखे थे जो कि आज हम देख करके आए हैं। ठीक है, वह आपके ही तरफ आ रहे हैं और हम जाकर के जल्दी से चौधरी साहब को बता देते हैं। वह बेचारा दौड़ करके चौधरी साहब के घर की ओर चल गए। तो उसी समय कुंती यह बात सुनकर तंग रह गई और बिस्नी को कहा कि आप मुन्नी को कहिए अंदर जाने, और मुन्नी को अंदर भेज दिया। तो इतने देर में दोनों लड़कियां आ जाती है। एक लड़की उसमें से बोलती है कि माँ जी हमें कुछ दाल चावल दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। उतने ही देर में फिर दूसरी लड़की बोल जाती है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, हम लोग रंगून से भाग करके आए हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध हो रहा है और हम 10 औरत हैं। कुछ यहाँ से 3 मील दूर एक धर्मशाला में रुके हैं और हम दोनों इधर भीख मांगने के लिए आए हैं। कुछ दाल चावल दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। तो उतने ही देर में कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसा करके कहती है। किस तरह से फुसफुसा करके, जानते हैं ना इस तरह से बोलने, किसी के कान में धीरे धीरे बोलना फुसफुसाना होता है। तो फुसफुसा करके कहती है ये दोनों लड़कियों क्रिस्टाउन है, ये दोनों लड़कियों क्या है, क्रिस्टाउन है। तो बिस्नी को कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए समझ में नहीं आई, बेचारी गांव घर की अनपढ़ औरत थी और इनको देहाती कुछ बोलचाल की भाषा समझ में नहीं आती थी। तो यह बिस्नी कुंती की मुंह देखने लगी। तो कुंती कहती है कि क्रिस्टाउन उसे कहा जाता है जो अपने मर्दों को घर में छोड़कर आप मतलब खुद वह बाहर में घुमा करती है। तो इतने ही देर में बिस्नी कहती है हाय री, तुम घर घर जाकर के आटा दाल काहे मांग रहे हो, देखने में तो बहुत बड़ घर की लगती हो। तो फिर उसी समय लड़की 1 कहती है माँ जी, जब मेरा घर परिवार था तो हम बहुत बड़े घर के आदमी थे, पर अब तो मेरा घर परिवार सब कुछ लूट गया है, सब कुछ उजड़ गया है। तो फिर बिस्नी कहती है क्या वह घर परिवार। तो उसी समय विस्तार से वह दोनों बारी बारी से बताते हैं कि आप लोग कितना सुंदर है जो आप लोग इस स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, पर मेरा देश में सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही अभी हो रहा है। एक तरफ अंग्रेज के सिपाही हैं तो दूसरे तरफ जापानी सैनिक, दोनों के बीच हमेशा बम बारूद ही वहां पर चलते हैं, आम लोगों का जीना मुश्किल पड़ गया है। तो फिर बिस्नी ने कहा कि तुम कहाँ से भाग करके आई हो। कहा कि माँ जी हम लोग बर्मा से आए हैं। तो उसी समय बारी बारी से दोनों लड़कियों ने बर्मा के बारे में बता दिया। किसको, बिस्नी को। तो बिस्नी कहने लगी कि तुम लोग भाग करके कैसे आई। तो लड़की 1 लड़की 2 दोनों ने बारे बारे से कहा क्या बताएं माँ जी, हम दलदली वाले क्षेत्रों से भाग करके आए हैं, मेरा 2 भाई उसी दलदल में फंसकर मर गए, 2 भाई उसी दलदल में फंसकर मर गए और रास्ते में तो अनेकों हिंदुस्तानी जापानी सिपाही मरे हुए देखे, जैसे तैसे सर गल रहा था, क्या बताएं मौजी। और जब यह सब बात बिस्नी को पता चला तो यह बेचारी बहुत उदास होने लगी। तो फिर मुन्नी कहती है जब इतना लड़ाई वहां हो रहा है तो फौज क्यों नहीं भाग करके आ जाते। तो लड़की 1 कहती है कि बहन वहां से कोई फौज भाग करके नहीं आता है, वो लड़ने के लिए गया है, यदि कोई फौज वहां से भागने का प्रयास करते हैं तो उसे गोली मार दी जाती है, इसलिए वहां से फौज कोई भी नहीं भागते हैं। तो उसी समय बिस्नी कहती है कि फौज को भागना क्या जरूरी है, वह तो हम पर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। जब इतना बात विचार हुआ तो फिर उसी जगह पर कुंती बोल जाती है कि यहाँ पर हम लोगों को खाने पीने के लिए अनाज नहीं है और तुम आटा दाल मांगने आए हो। तो फिर उसी समय बिस्नी कहती है मुन्नी जा घर से कुछ चावल ला करके इनको दे दो। तो फिर वह
मुन्नी घर के अंदर जाती है और कुछ चावल ला करके उन दोनों को दे देती है और वह दोनों चली जाती है। अब बिस्नी बहुत सोच में पड़ गई। तो उसी समय कुंती ने बिस्नी को समझाते हुए कहती है कि हो सकता है यह दोनों लड़की झूठ भी बोल रही हो, क्या पता। तो उसी समय फिर मुन्नी कहती है पहले की तरह, माँ तुम हम पर विश्वास रखो, पक्का अगला मंगलवार को मेरा भैया का चिट्ठी आएगा। तो इसी तरह से फिर शाम हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, इस जगह से आपको प्रश्न पूछ सकता है, वे दोनों लड़की कहाँ से भाग करके आई थी? बर्मा से। बर्मा जानते हैं ना, उसको अभी वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। क्या? म्यांमार एक देश है, उसी देश का पुराना नाम है बर्मा। बर्मा की राजधानी रंगून थे और रंगून से ही यह दोनों लड़की भाग करके आई थी। इस जगह पर आपको यह भी पूछ सकते हैं कि बिस्नी को बर्मा के बारे में किसने बताया था? तो लड़की 1 और लड़की 2 ने। कौन दौड़ते हुए बिस्नी को कहने आया कि गांव में 2 जवान छोकरियां आई है? दीनू। कौन देश विदेश के लंबे लंबे खबर को बताया करते थे? चौधरी। तो अब इससे आगे आपको और समझाते हैं। तो जब बिस्नी ने उस दोनों लड़कियों से बर्मा के बारे में खबर जाना, तो बिस्नी को शरीर में एक तरह से बेचैनी उत्पन्न हो गई। इनको मन नहीं लगने लगा। यह सोच रही थी हमेशा, पता नहीं किस हालत में मेरा पुत्र होगा, क्या कर रहा होगा। शायद ऐसा लगने लगा कि हो सकता है युद्ध में भी मर गया हो। तो पता चला बहुत रात होने पर मुन्नी अभी तक नहीं सोई है। तो माँ मुन्नी के पास जाकर के कहती है कि बेटी अभी तक क्यों नहीं सोए हो? तो मुन्नी फिर कहती है माँ को, तो आप भी तो नहीं सोए हैं। कहा कि नहीं बेटी, हम अब वृद्ध हो चुके हैं और हम लोगों को अब नींद उतना नहीं आएगी। तुम बेटी आराम से अब सो जा। तो उसको आराम से सुला दिया। किसको? मुन्नी को। और यह भी अपने चरपाही अर्थात खाट पर सोने के लिए आ गए। जब बिस्नी हल्का नींद में सो रही थी, तो उसी समय लगा इनको कि कुछ अजब गजब का आवाज आसपास से आ रहे हैं। अजब गजब का आवाज, डरावना वाला। कहीं कुत्ता भूक रहे हैं, तो और एक अलग सा होता है ना कभी कभी रात में। तो बिस्नी आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे कि आखिर क्या बात है, इस तरह का आवाज क्यों हो रहा है। तो यह बाहर जाकर के देखते हैं। इधर उधर देखने के बाद कुछ भी पता नहीं चला, पर एक मन में अलग सा भय उत्पन्न हो गया था। उसी समय कोई पैर पर आकर के गिर गए और उस समय बिस्नी हक्का बक्का हो गई। इनको कुछ भी नहीं समझ में आया कि यह क्या हुआ। पता चला कि कोई एक व्यक्ति पैर पर गिरा है। जब उसको इस तरह से उल्टा करके देखा, तो पता चला कि वह कोई और व्यक्ति नहीं, कौन है? मानक है। और वह पूरा घायल पड़ा हुआ है। तो उसी समय जैसे देखा कि मानक है, कहने लगा, पुत्र मानक, तुम और इस हालत में? कहा कि माँ, वह हमको मार देगा, मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। कौन कहने लगा? मानक। बहुत डरा हुआ सा था, शायद उनके पीछे कोई दुश्मन पड़ा होगा। तो इतना कह रहे थे और कहा कि नहीं पुत्र, तुम अब मेरे पास हो और अब तुमको कोई नहीं मारेगा। कहा कि नहीं माँ, देख वह उधर से आते ही होंगे। तो माँ बाहर जा करके झांक करके देखते हैं, पर कहीं भी दिखाई कोई नहीं देता है। तो मानक के पास आकर के कहते हैं कि पुत्र कोई भी नहीं है, तुम झूठ मूठ का इस तरह से डर रहे हो, कोई भी नहीं है। और उसको किसी तरह अंदर ले आए और आराम से बैठाए और कहा कि नहीं पुत्र, अब तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम अब मेरे पास हो। फिर भी वह बहुत डरावना हाल में थे। कौन? मानक। कहा कि पुत्र तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, गरम दूध करके ला दे तुम्हारे लिए।
कहा कि नहीं माँ, हमें गर्म दूध नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। तो उसी समय माँ और पूछते कि पुत्र खाना उनो भी? कहा कि नहीं माँ, हमें पानी चाहिए, पानी। तो उसी समय माँ घर के अंदर जाती है और एक गिलास में पानी लाकर मानक को देते हैं। मानक जल्दी से उस गिलास को लेकर पानी पीने लगते हैं, जबकि माँ कहती है कि बेटा थोड़ा आराम से छोटा छोटा घूंट करके इस पानी को पियो। तो वह पी ही रहे होते हैं, उसी समय इसका जो दुश्मन था एक सिपाही, वह भी पहुंच जाते हैं बंदूक लेकर के, और उतने में ही इसके हाथ से गिलास, ऐसे तो डर डर करके पी ही रहे थे, हाथ से गिलास इसका छूट जाता है। और छूटने के बाद वह माँ को कहने लगते हैं, माँ वही मेरा दुश्मन है, वो हमको मार डालेगा, माँ माँ हमको बचा लो माँ। तो माँ कहती है, बिस्नी माँ कहती है, नहीं पुत्र, तुमको कोई नहीं मारेगा। तो फिर उतने ही समय में सिपाही बोल जाते हैं कि तुम इसको क्यों अपने गोद में लेकर के बैठे हो? दिखता नहीं कि यह मुर्दा है? यह कौन कहा? सिपाही ने कहा। किसके बारे में? मानक के बारे में। क्यों कहा? क्योंकि मानक को विष्णु ने अपने गोद में लिए हुए बैठे थे, तो इसलिए सिपाही ने कहा कि तुम इसको क्यों अपने गोद में लेकर के बैठे हो? दिखता नहीं कि मुर्दा है? तो फिर मानक कहते हैं, तो फिर मानक कहता है, नहीं माँ, देख हम हिल रहे हैं, हम मुर्दा नहीं हैं, हम जिंदा है अभी। तो जैसे ही कहा मानक ने कि माँ देख हम हिल रहे हैं, हम मरे नहीं हैं, तो उसी समय सिपाही ने कहा कि तुमको अभी हम गोली से छल्ली छल्ली करके मार देंगे। तो फिर माँ विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे। कहा कि नहीं, हम इसको मारेंगे, क्योंकि मानक ने कई सैनिकों को मारा है, कई सैनिकों को मारा है, वह भी अकेले, और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह से खूब बचाने का प्रयास किया। किसने? विष्णु ने। किसको? मानक को। पर फिर भी सिपाही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम इसको जिंदा छोड़ देंगे। सिपाही मानक के बारे में कह रहे थे कि हम इसे मार करके बुट्टी बुट्टी करके चिलगीत को खिला देंगे इसका मांस। तो उसी समय मानक घूर घूर करके देख रहा था। किसको? सिपाही को। सिपाही कह रहे थे, तुम हमको घूर घूर करके देखते हो, अभी हम तुमको मारते हैं। जैसे मारने का प्रयास करते थे, माँ उसके सामने आ जाती थी, और जब लगने लगा विष्णु को कि बिना सिपाही मारे नहीं रुकने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर बता देते हैं, विष्णु बहुत बचाने का प्रयास किया। किसको? मानक को। पर सिपाही उसको छोड़ने के लिए नहीं चाहते थे। सिपाही कह रहे थे, मानक मेरा दुश्मन है, मानक मेरा दुश्मन है, सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं, कई सैकड़ों लोगों को इन्होंने मारा है, सबका यह दुश्मन है। यदि हमसे बचेगा तो और सभी इनको नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को मारा है। तो विष्णु कहते कि नहीं, यह किसी का दुश्मन नहीं है, यह किसी का दुश्मन नहीं है। तो उसी समय सिपाही अपने वर्दी को इस तरह से खोल करके दिखाते हैं अपने छाती को, और बहुत बुरा तरह से घायल कर दिया था सिपाही को भी, कई गोली मारे थे। कौन? मानक ने। किसको? सिपाही को। उसी समय अपने सीने को दिखाते हुए कहा कि देख तुम्हारे बेटों ने हमको कितना गोली मारा है, यदि अभी हम जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसको मारने के लिए, और बिना मारे हम मरने वाले नहीं है। तो उसी समय मानक कहते हैं कि माँ हमें बचा लो, हमको ये मार देगा। तो माँ विष्णु बहुत मानक को बचाने का प्रयास कर रहा था। जब लगा कि अब नहीं बचा पाएंगे मानक को, तो सिपाही को पूरा रोहसा सा होकर कहा कि तुम भी आदमी हो, तुम्हारा भी घर परिवार होगा, सोचो एक बार, क्या तुमको कोई मारेगा? तुम्हारा माँ मारने देगा क्या? तो उस समय सिपाही हंस करके कहते हैं कि तुम किस माँ की बात कर रहे हो? तुम किस माँ की बात कर रहे हो? मेरी माँ तो मेरे यादों में पागल हो गई है, मेरी माँ मेरे यादों में पागल हो गई है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरे
मरे हुए शरीर को देखने के लिए चाहते हैं। और इतना ही नहीं, मेरी जो पत्नी है वह पहले से एक फांसी घर में लगा करके रखी है, इसलिए कि जिस दिन वह मेरा खबर उनको मिलेगा कि वह मर गए हैं युद्ध में, वह भी उसी दिन फांसी में लटक कर मर जाएगी। इतना ही नहीं, उसके गर्भ में 6 महीने का संतान भी पल रहा है। मतलब यह, जिस प्रकार मानक अपने मुन्नी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने गए थे, जिस प्रकार मानक अपने माँ बिस्नी को खुश करने के लिए कुछ धन रुपया कमाने के लिए गए थे, ठीक उसी प्रकार सिपाही भी अपने घर परिवार को ठीक से चलाने के लिए एक युद्ध में भाग लिए थे। अंतर बस थोड़ा सा यही था कि मानक अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे और सिपाही जापानी की ओर से, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या था, दुश्मन था। पर इस जगह पर बताते हैं, जब इस तरह से सिपाही ने कहा तो माँ को भी कुछ सोच में नहीं आने लगे। खैर फिर भी मानक को बचाने का प्रयास किया। इतने में ही वह उठने का प्रयास कर रहा था। मानक चाह रहा था कि हम जल्दी से खड़ा हो जाएं और सिपाही को जैसे तैसे हो मार दे। और उसी समय सिपाही कह रहा था, देख, यदि हम तुम्हारे पुत्र को छोड़ देंगे तो यह हमको नहीं छोड़ेगा, यह हमको मार देगा, इसलिए हम इसको मारेंगे। उतने में फिर से इन्होंने बंदूक तान लिया, पर फिर माँ बचाने का प्रयास कर रही थी। और इसी दौरान इसी तरह से थोड़ा सा समय चला, बस उतने में ही मानक एकाएक इस तरह से सिपाही को धक्का दिया, सिपाही गिर गए और इसके हाथों से बंदूक छूट गया। और जल्दी से मानक खड़ा हुआ और उस बंदूक को मानक अपने हाथों में ले लिया और उसको मारने का प्रयास करने लगा। किसको? सिपाही को। और यह भी हंसने लगा, जिस तरह से कि सिपाही हंसते थे। हंसते हुए कहा कि क्या तुम बोल रहा था कि तुमको मार करके बुट्टी बुट्टी करके चिलगित को खिला देंगे? हम तो उससे भी बुरा हाल से तुमको मारेंगे। इस तरह से कहने लगा। कौन? अब माना किसको? सिपाही को। और अब माँ बिस्नी सिपाही को भी बचाने का प्रयास करते हैं। किसको? सिपाही को भी। पहले तो अपने पुत्र मानक को बचा रहा था। किससे? सिपाही से। जब बंदूक मानक के हाथ में चल गया तो किनको बचाने का प्रयास करने लगे? माँ सिपाही को। पर कई प्रयासों के बावजूद भी एक अंत में मानक ने अपने माँ को इस तरह से ढकेल दिए कि माँ चारपाई पर जाकर के गिर जाती है और धड़ाधड़ 3-4 गोलियां चला देते हैं। कौन? मानक। और यह पूरा चिल्ला जाती है। कौन? माँ बिस्नी। और उतने में ही मुन्नी जग जाती है। मुन्नी जब जग करके आती है, देखती है माँ ऐसे रो रही है, तो कहा कि माँ क्या हुआ? तुमको फिर से सपना आ गया क्या? मतलब यह कोई सच्चा घटना नहीं बल्कि एक सपना था। और यही था यह पाठ। शायद आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है यह वीडियो तो आप लाइक करें, और यदि आप नए या नई हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके।